आज इंट्रोडक्टरी सेशन होगा। इंट्रोडक्शन सेशन में ज़्यादा लंबा सेशन नहीं है आज। छोटा सा ही सेशन रखा हूँ क्योंकि क्लास जो है मेन पॉइंट जो है वो कल से शुरू होगा, तो आज भी कुछ पॉइंट आपको सीखने को मिलेगा। अभी वो वेटिंग में आ रहा है जियो मी। सो वेलकम टू बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन सर्टिफिकेट कोर्स। ये PNC सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे क्योंकि इसके बारे में डिटेल्स में आप लोगों को पता नहीं, तो मैं इसके डिटेल्स बेनिफिट्स क्या क्या मिल सकता है उसके बारे में मैं आज आप लोगों को खासकर जानकारी दूंगा। और न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास जो होगा वो इंट्रोडक्शन राउंड पे होगा। क्या क्या हम आज देखने वाले हैं, पहले तो पूरा कोर्स का बारे में जानेंगे कि पूरे पूरे कोर्स में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। मेरा आवाज तो क्लियर आ रहा है ना? यहाँ से तो दिखाई दे रहा है, आवाज क्लियर आ रहा है। ठीक है। सो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं अपने मोबाइल में। हेलो। यस। ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे आज व्हाट इज कोर्स ऑल अबाउट। ये कोर्स किस लिए करना है, किस बेसिस पे करना है, क्यों करना है, इसको जानेंगे थोड़ा सा। कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे। जैसे कि वीडियो में मैंने बताया, फिर भी पूरा डिटेल्स जानना जरूरी है। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन क्या है, आज के जो टॉपिक है उसमें व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। व्हाई डू वी ईट फूड, हम लोग भोजन क्यों करना चाहिए हमें, क्योंकि हमारा भोजन ही हमारी शक्ति है, हमारी एनर्जी है, हमारी भोजन ही हमारे जीवन है। तो हमें भोजन क्यों करना चाहिए, ये हमारा डे टू में रहेगा। डे टू में उसके साथ ही हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिन, न्यूट्रिन कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में जानना है इस कोर्स के अंदर में। डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिन के जो डिफिशियंसी है, इसके कारण से, कमी से क्या क्या बीमारियां होती हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे नंबर 6 में, न्यूट्रिएंट्स एंड डिसीजेस। उसके बाद व्हाट इज एन एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सुमित एंटर हो रहा है। सो अभी भी एक मिनट, हाँ मैं देख लेता हूँ कौन कौन है। नाम थोड़ा चेंज कर लीजिएगा अपना नाम, अगर आपने निकिता उरांव। ठीक है, ये जोमी, जोमी 2204 121, आप अपना नाम चेंज करें, रीनेम करें अपना नाम। ठीक है। सो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, कैसे इसको समझें, तो इसके बारे में भी हम लोग ये साथ हो सकता है डे 5 में आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन और डिसीजेस यही बहुत लंबा चैप्टर है। स्टार्ट ऑफ हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे हम लोग करेंगे, तो किस कैसे करेंगे, कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या टॉपिक, क्या क्या कंटेंट उसके अंदर में होने चाहिए, वो भी हम जानेंगे। और टेस्ट और सर्टिफिकेट्स के बारे में भी हम लोग टेस्ट टेस्ट के अंत में, क्लास जैसे खत्म होगा, कोर्स जैसे खत्म होगा, तो टेस्ट और सर्टिफिकेट भी आप लोग को इशू होगा। तो इसका डेट तो मैंने फाइनल कर दिया है, लेकिन हो सकता है ये पोस्टपोन भी हो जाए। जैसे 2 दिन का टाइम तो लेना पड़ेगा रिवीजन के लिए। ठीक है, तो 2 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि कोर्स खत्म होते ही आपको एक वीडियो भी भेजा जाएगा, वीडियो जो कि 18 मिनट 32 सेकंड का वीडियो है। उस वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार आपको रिपीट करके देखना है। यह ध्यान दीजिएगा। एक वीडियो का लिंक आपको भेजा जाएगा, और उस पूरे कोर्स का जो 6 दिन का जो कोर्स है ना, उसका पूरा समरी, समरी मैंने सारांश, संक्षेपण उस वीडियो के अंदर में है। तो इस वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार आपको रिपीटली देखना है, और अपने नोट्स जो बनाए होंगे उसके ऊपर आपको उस वीडियो को सुनते हुए इस नोट्स को रिवाइज करना है, तो जिससे कि आपका जो टेस्ट हो अच्छी तरह से जाए। और 10 मार्क्स का टेस्ट होगा, वो बहुत ही आसान है, लेकिन उतना आप लोगों को हिंदी पढ़ना आता होगा तो हिंदी में वो लिखा रहेगा। मैं उसका ट्रांसलेशन, अगर आप बंगाली है नहीं समझ में आता है तो आपको उसका मैं बंगाली में भी ट्रांसलेट कर दूंगा, आपकी भाषा में भी ट्रांसलेट कर दूंगा। क्या उसमें कुछ ऑप्शंस रहेंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, तो 4 ऑप्शंस में आपसे एक ऑप्शन को चुनना है। टेस्ट में इस तरह से रहेगा, किसी में 2 ऑप्शन होगा, हाँ या ना, हाँ या ना में जवाब देना है, बस क्लिक टिक ही करना है, लिखना बोलना कुछ नहीं है, सिलेक्शन करना है उस टेस्ट के अंदर में। तो ऐसे 10 क्वेश्चंस आएंगे, बारी बारी से एक एक करके आएंगे। एक जाएगा तो फिर दूसरा आएगा, नंबर 1 कंप्लीट होगा तो फिर नंबर 2 आएगा, नंबर 2 कंप्लीट होगा फिर नंबर 3 आएगा, इस तरह से एक एक करके आएगा। एक साथ में 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो जैसे जैसे पार होता जाएगा आपका स्कोर बढ़ता रहेगा। अगर स्कोर आपका 50% से ज्यादा, यानी 5 मार्क्स से ज्यादा आ जाता है, तो तुरंत ही आपका सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह का सर्टिफिकेट आएगा। और इस सर्टिफिकेट की क्या अहमियत है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, तो कोर्स में ये कोर्स जो है ये ई लर्निंग के मॉडल पर, ई लर्निंग माने डिस्टेंस एजुकेशन भी बोलते थे पहले,
पहले डिस्टेंस एजुकेशन होता था, है ना, जैसे अभी भी है। इंदिरा गांधी, इग्नू का नाम सुना है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, ये डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर में आता है। ये जब तक तब तक चल रहा था, अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन में क्या हो गया, ये ई लर्निंग में चला गया, ऑनलाइन मॉड्यूल में। ई लर्निंग माने नेटवर्क के थ्रू, डिजिटल के थ्रू लर्निंग करना, जिसको ई लर्निंग बोलता है। अभी पूरा ई लर्निंग, सब सारे कोर्सेज प्राय सभी ई लर्निंग के माध्यम से ही चलता है, जितने भी कोर्सेज, क्योंकि ये डिस्टेंस लर्निंग कोई भी कहीं से भी किसी भी समय कर सकता है। इसके लिए कोई फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम आ गया, लोग अपना 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 काम करते हुए भी किसी तरह की पढ़ाई कर सकता है। पीएचडी का कोर्सेज अभी ई लर्निंग हो गया, मास्टर डिग्री ई लर्निंग है। तो ई लर्निंग माने घर बैठे बैठे पढ़ाई करना, इसको बोलते हैं ई लर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग माने इलेक्ट्रिक माने जो कनेक्शन होता है इंटरनेट के थ्रू लर्निंग करना, इसको ई लर्निंग। तो ये जो कोर्स है ये ई लर्निंग के माध्यम से, इसका कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, फिर फिजिकली आपको क्लास में बैठ के कोर्सेज लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये ई लर्निंग के माध्यम से आएगा, सर्टिफिकेट में भी आपको ई लर्निंग ही लिखा रहेगा। यहाँ ई लर्निंग ICMR एन मॉड्यूल का लिखा हुआ है, मॉड्यूल नाम दिया है अब यहाँ पे धर्मेंद्र चौहान। सो ई लर्निंग का यहाँ पे मॉड्यूल है। और दूसरा इसका बेनिफिट, आप लोगों के पास अगर पेन और कलम, पेन है, पेन और डायरी रेडी रखिएगा। क्या क्या लिखना है, सभी कुछ नहीं लिखना है आपको, जो जो मैं बोलूंगा उसको आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि उसी को ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना है। बाकी चीजें तो आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। ये जितने भी स्लाइड्स आएंगे ना, वो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, वो आप पीडीएफ में बाकी सब देखते हैं। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको लिखना है, याद रखना है वो, ठीक है। तो वो याद रखने वाले पॉइंट आप लिखें, लिखेंगे तो क्या होगा, उसका रिवीजन करने में आपको सुविधा होगा। जब वीडियो आएगा तो वीडियो के माध्यम से आप उसको जान सकेंगे, क्योंकि ये आपके जर्नी में, आपके ये न्यूट्रिशनल जो जर्नी है या आपके करियर है, जब आप किसी को काउंसलिंग करते हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में, तो वहां पे हो सकता है ये आपको बताना पड़े, ठीक है। तो इसको याद रखना जरूरी है। तो याद रखने के लिए कुछ पॉइंट मैं बताऊंगा, उसी को ही लिखना है, बाकी सारी चीजों को लिखना की जरूरत नहीं है। तो मैं बताऊंगा, अभी आपको लिखना है ICMR, ठीक है। ये ICMR लिखना जरूरी है, क्योंकि इसको याद रखना जरूरी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका पूरा नाम ये याद रखिएगा, क्योंकि आपसे कभी भी कहीं भी कोई पूछ सकता है कि आपने जो कोर्स किया है वो किस मॉडल पे किया है। और मॉडल नहीं पूछेगा, क्योंकि मॉडल सबको पता है, ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन भी वैध है, ऑनलाइन भी वैलिड है, और ऑफलाइन भी वैलिड है। सो कहाँ से किया है, तो ये आपको बताना जरूरी है कि मैंने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और NIN ये दोनों के माध्यम से बनाया हुआ एक कोर्स डिजाइन है, बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोग्राम सर्टिफिकेट कोर्स, और नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंदर में है। तो इसका मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, उसके अंदर से मैंने किया है, तो मेरे सर्टिफिकेट में ये है बोल के आप बता सकते हैं। तो आपको ICMR का फुल फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है। ICMR क्या है ये भी याद रखना जरूरी है। ICMR माने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में भारतीय आयुर्विज्ञान बोलते हैं। आयुर्विज्ञान माने मेडिकल, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान माने रिसर्च है, सेंटर माने परिषद, काउंसिल माने परिषद। तो भारतीय माने इंडियन हो गया, काउंसिल माने परिषद, मेडिकल माने आयुर्विज्ञान, और रिसर्च का माने होता है अनुसंधान। तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है, ये याद रखना जरूरी। कहाँ है, न्यू दिल्ली में। तो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, न्यू दिल्ली, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक बॉडी है, ये इसका हिस्ट्री अगर हम थोड़ा सा जानेंगे, गूगल में जाके आप देख सकते हैं। ये बहुत पुराना संस्था है जो गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है ना। इसका जो सेक्रेटरी रहेगा वो मिनिस्टर रहेगा, वो मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी रहेगा, इसका जो हेड है, ठीक है ना, सेक्रेटरी। अब अभी का जो है राजीव बाही, डॉक्टर राजीव बाही, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल मैंने ICMR का जो डायरेक्टर जनरल है वो है डॉक्टर राजीव बाल, है अभी का। ये नाम याद रखना जरूरी नहीं है, ये क्योंकि बदलते रहता है, तो याद रखना जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना जरूरी है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च सेंटर के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके अंदर में आता है। और डायरेक्टर जनरल ICMR का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये याद रखना जरूरी है। NIN दूसरा एक संस्था है। एक्सक्यूज मी। सो दूसरा एक संस्था है वो है NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी याद रखना जरूरी है। NIN, क्योंकि ये दोनों का कोलैबोरेशन से ही ये कोर्स बना है। NIN का फुल फॉर्म क्या हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे डिग्री होल्डर्स, डिग्री का क्लासेस होता है, न्यूट्रिशन का PhD होता है, न्यूट्रिशन का मास्टर डिग्री होता है,
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है, पीजी कोर्सेज होता है न्यूट्रिशन के बारे में। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर इस कोर्स को डिजाइन किया। तो ये कहाँ है? हैदराबाद में। ये याद रखना जरूरी है। अभी आपसे कोई पूछेगा, ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने जो कोर्स किया है वो किस बेसिस पे किया है और कहाँ से किया है, तो आप बता सकते हैं मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन से न्यूट्रिशन का सर्टिफिकेट लिया, कोर्स किया, जो कि हैदराबाद में। आप हैदराबाद कभी गए नहीं, ई लर्न के माध्यम से मैंने हैदराबाद से किया है, तो ये आप बोल सकते हैं। ये आप दोनों का ये कोलाब्रेशन हो गया, आपके सर्टिफिकेट पर इसी तरह से लिखा रहेगा। अभी दूसरा जो चीज है यहाँ पे सीखने वाली चीज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च पोषण अभियान। ये नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, एक्चुअली न्यूट्रिशनल एजुकेशन प्रोग्राम, न्यूट्रिशनल एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि पोषण अभियान, ये 2018 में राजस्थान से शुरू किया। ये भी याद रखना जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माने जो गवर्नमेंट था, अभी जो बीजेपी का गवर्नमेंट है, तो उन्होंने ही ये लॉन्च किया राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा कुपोषण पाए गए। ठीक है, तो वहां से शुरू किया 2018, आज से करीब 5 साल पहले, नेशनल एजुकेशन न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम। तो जो आपके सर्टिफिकेट लिखा रहेगा वो न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम ही लिखा रहेगा। तो पोषण अभियान, जिसको हिंदी में बोलते हैं पोषण अभियान, इसका 2018 में लॉन्च हुआ। ये याद रखना जरूरी है कि कब लॉन्च हुआ? 2018। हम कब कर रहे हैं? 2023 में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य, अभी ये याद रखना जरूरी है, इसका क्या उद्देश्य था, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इसका उद्देश्य है टू स्प्रेड द नॉलेज। स्प्रेड द नॉलेज माने ज्ञान को बढ़ाना। क्या ज्ञान को बढ़ाना? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य और पोषण, ये दोनों का जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसको बढ़ाना। क्योंकि उसकी नॉलेज ना होने की वजह से ही तो लोग बीमार हो रहे हैं ना। नॉलेज नहीं है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, स्वस्थ कैसे रहना है, हेल्दी कैसे रहना है, नॉलेज नहीं है, इसलिए कुपोषण का शिकार हो रहा है बच्चे बूढ़े सभी। स्पेशली महिलाएं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो कुपोषण का शिकार है। बच्चे अच्छे नहीं हो रहे हैं उनके, बच्चे को में कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का जो नॉलेज है उसको स्प्रेड करना, बढ़ाना, देना, फैलाना। ठीक है, किसको? चिल्ड्रेन एंड मदर्स, स्पेशली चिल्ड्रेन एंड मदर्स इन द ग्राउंड लेवल, माने जो निचले स्तर के लोग हैं, जिनको पॉवर्टी लाइन बोलते हैं ना, जो स्कूल जा ना सके किसी कारण बस, जिनको एजुकेशन ठीक से ढंग से मिला नहीं, जो आधा एजुकेशन मिला हो, ऐसी माए, उनको तो स्पेशली बताना जरूरी है, क्योंकि उनके बच्चे किस तरह से कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। तो बच्चे और मदर, अगर बच्चे और मदर का ही ख्याल रखा जाए तो सारी चीजों का ख्याल हो गया। बच्चों को ख्याल रखा जाए तो बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे? यंग बनेंगे, यूथ बनेंगे, वही आगे जाके देश का भविष्य बनेगा। सो बच्चों और माँ, यही तो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो इन दोनों को गैदर करके, जमा करके, स्कूलों में या संस्थाओं में या सोसाइटी में जमा करके, उनको क्या है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य और पोषण, मानी क्या खाना चाहिए, हेल्थ के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है, इसका नॉलेज देना, यही इसका मेन उद्देश्य था। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव माने उद्देश्य। ध्यान से सुनिएगा, उद्देश्य क्या है? बच्चों और माओ को स्वस्थ और पोषण का नॉलेज देना, ज्ञान देना ही इसका मेन उद्देश्य था, उद्देश्य है। ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा। आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेगा, इसलिए रिकॉर्डिंग्स मैं अपने लिए ही रखूंगा। अगर कभी किसी को कोई जरूरत पड़े, कोई डाउट हो, तो मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ये किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। अब यहाँ फिर वुमेन और चाइल्ड ही आए, बच्चे और माए दोनों ही आए। तो एक हमारे गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, वुमेन एंड चाइल्ड बोल के, उसका डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर में आ गया ये। तो आईसीएमआर और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अभी जो जितने भी हेल्थ सेंटर बने हैं ना इंडिया में, गांव गांव में जो भी हेल्थ सेंटर बने, वो मिनिस्ट्री ऑफ, कुछ को लग रहा, अभी आ रही है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ही है। जितने भी छोटे छोटे गांव में हेल्थ जो सेंटर, हेल्थ सेंटर खोले हैं ना, जहाँ पे आंगनबाड़ी नहीं, आंगनबाड़ी तो पढ़ाने वाला हो गया, उसका एक अलग से आशा ग्रुप्स काम करते हैं ना, वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ही आता है।
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर है। तो यहाँ कहाँ से शुरू किया? हैदराबाद तेलंगाना में इसका मेन हेड ऑफिस हो गया, क्योंकि NIN हैदराबाद में ही है। तो हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। तो ये थोड़ा सा पॉइंट्स आपको याद रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाली कौन सी है? ICMR, NIN है, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, सभी पॉइंट्स है 18। आप लोग लिखेंगे, हाँ, स्क्रीनशॉट मत रखिए। स्क्रीनशॉट रखिए तो आपको तो PDF मिल ही जाएगा, फिर स्क्रीनशॉट लेके क्या करेंगे? लिखेंगे तो थोड़ा याद भी रहेगा दिमाग में, क्योंकि हम डिटेल्स में जा रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको याद रहेगा। उद्देश्य आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है, किस क्या उद्देश्य से है। और नीचे वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप प्लेस याद रख लीजिए खाली, हैदराबाद तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अभी नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में, अगर आप लोगों का कंप्लीट हो गया तो। तो ये बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स में से सारा चीज लिखा हुआ है, मैं बता दूं। ICMR नीन भी है, NIN भी है, भारत के जो अशोक स्तंभ है वो भी है, पोषण अभियान वो भी लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी लिखा हुआ है, ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये भी लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैदराबाद तेलंगाना, पूरा लिखा हुआ है। आप जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा आप उसमें इसको देख सकते हैं, आपका नाम लिखा रहेगा, एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड द न्यूट्रिशनल एजुकेशन प्रोग्राम बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन थ्रू E-लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डायरेक्टर्स ICMR के हैं, डायरेक्टर पोषण अभियान के हैं, डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर कह रहे ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जॉइंट सेक्रेटरी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का सेक्रेटरी। इनका साइन इसलिए नहीं है क्योंकि E-लर्निंग है, तो नीचे में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि सर्टिफिकेट को वैलिडेशन के लिए सिग्नेचर का होना कोई जरूरत नहीं है, नीचे पे एक लाइन लिखा हुआ उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि शुरू में जब आया था तो मेरा जो सर्टिफिकेट आया था उसमें तो साइन था सिर्फ, लेकिन एक ही डायरेक्टर का था, सिर्फ ICMR का, बाकी चीजें नहीं थी वहां पे। तो अभी ये मॉडल चेंज कर दिया। तो इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यू कैन फाइल ए परमिशन लेटर टू द पुलिस डिपार्टमेंट और पंचायत और BDO ऑफिस बाय शोइंग द सर्टिफिकेट। आप इस सर्टिफिकेट को दिखाकर आप कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम या न्यूट्रिशनल एजुकेशन प्रोग्राम, यानी हेल्थ प्रोग्राम, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का प्रोग्राम, कोई भी आप अपना विलेज में, गांव में, या किसी सोसाइटी में, कम्युनिटी में परमिशन लेके आप प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप जनरली परमिशन लेना पड़ता है ना, तो किस बेसिस पे लेंगे? आपके पास तो कोई सर्टिफिकेट है नहीं। तो आप इस सर्टिफिकेट को दिखाकर, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मैंने नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंदर में मैंने बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन किया, तो मैं न्यूट्रिशन के बारे में माँ और बच्चों को जमा करके कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ, तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ, तो इसके बारे में, इसके लिए तो कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, तो आप बिना सर्टिफिकेट भी परमिशन ले सकते हैं, बट सर्टिफिकेट होगा तो आपको कोई रुकेगा नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट है, ऑथराइज है। इन दैट प्रोग्राम यू कैन शेयर योर नॉलेज टू द अटेंडेंट्स, और जहाँ भी जो भी लोग बैठेंगे वहां पे अटेंडेंट्स रहेंगे, उनका आप अपना नॉलेज दे सकते हैं। ठीक है, आप जितना नॉलेज बांटेंगे ना, आपका वैल्यू बढ़ता है। और दुनिया में देखा गया है कि पैसे कमाने के लिए वैल्यू का होना बहुत जरूरी है। जिसके पास जितना वैल्यू होगा उसका मोल बाजार में उतना ही बड़ा होगा। जैसे आईफोन, सैमसंग से बेटर है आईफोन, आईफोन का वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि उसका वैल्यू ज्यादा है तो उसका मोल भी ज्यादा है। ठीक है ना? सो इसीलिए आपके पास जो वैल्यू ऐड होता है, हो रहा है ना, वैल्यू ऐड हो रहा है, वैल्यू ऐड क्या है? नॉलेज का वैल्यू, वैल्यू एडिशन है। तो आप जब नॉलेज देते हैं ना लोगों को, तो वो आपके ऊपर विश्वास कर लेता है फटक से। आपके पास डिग्री हो या नहीं वो पूछेगा नहीं, आपके पास डिग्री है या सर्टिफिकेट है या आपने कोर्स किया है वो पूछेगा नहीं। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को नॉलेज चाहिए। जब आप नॉलेज डिलीवर करते हैं ना, और कॉन्फिडेंट के साथ डिलीवर करते हैं, तो लोग आपके ऊपर फिदा हो जाते हैं, आपके ऊपर विश्वास करने लगता है। ठीक है, तो विश्वास से आप अपना वैल्यू बढ़ा लेते हैं, ऑटोमेटिकली आपका वैल्यू बढ़ जाता है उनके उनके सामने। ठीक है, तो वैल्यू जब बढ़ जाता है तो आप पेड बन जाते हैं। आप उसका क्या करते हैं? पेड, पेड माने आप चार्ज कर सकते हैं वहां पे। चार्ज माने क्या? कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को रेकमेंड कर सकते हैं, कोई भी सजेशन दे सकते हैं, ऐसा कीजिए, ये खाइए, वो खाइए। तो इस तरह से आप अपना वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, आस्ते आस्ते आपका वैल्यू इंक्रीज होगा। मैंने 2 साल पहले इस कोर्स को किया था, 2021 में। ठीक है, अब पिछले 2 साल से, 2 साल के अंदर में मैंने सिर्फ शुरू में किया था कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट हो, तो इसके लिए मैंने किया था। लेकिन मैंने जब इसको कोर्स को किया, करने के बाद
जो कोर्स में सीखा उसको मैंने डीपली और स्टडी किया, क्योंकि नॉलेज देना जरूरी है। नॉलेज अगर आप देते हैं, शेयर करते हैं, तो आपका वैल्यू इंक्रीज हो। तो मैंने वैल्यू बढ़ाया, नॉलेज ले लेके वैल्यू बढ़ाया, आज मैं इसी कोर्स को फिर कर रहा हूँ, कर सकता हूँ। तो आप ना इस कोर्स को सिर्फ अपने तक सीमित रखने के लिए नहीं करना है, आप इसको कोर्स को करते करते ऐसा बन जाए कि आप इस कोर्स को दूसरों को करा सके। ठीक है, खुद को एजुकेट करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को एजुकेशन देने के लिए आपको करना है, ये सोच के करना है। तब ये सोच के करते हैं ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजें अडॉप्ट कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप ग्रहण कर लेते हैं, पा लेते हैं, अपने अंदर लगा लेते हैं, तो आपका वैल्यू और बढ़ जाता है। तो मैंने इस कोर्स को करने के बाद बहुत सारी स्टडीज किया, इसके अंदर में जो भी टॉपिक मिला उसको और गहराई से स्टडी किया, बाकी सोर्सेस से, गूगल है, यूट्यूब है, बाकी सोर्सेस से मैंने, बुक्स है, बुक्स भी बहुत सारे मैंने पढ़े। सो वहां से मैंने और डीपली इस चीज को जाना, न्यूट्रिशन के बारे में। तब जाके आज मुझे पता चला कि वैल्यू इंक्रीज करने से आपका वैल्यू बढ़ जाता है, तो आपको पेड बन जाते हैं आप एक, माने लोग आपको पैसा देके आपसे नॉलेज लेंगे। ठीक है, तो ये उस माइंडसेट के साथ, उस लक्ष्य के साथ हमें इस चीजों को करना है। सिर्फ ऐसे नहीं कि कोर्स कर लिया, सर्टिफिकेट ले लिया, इसके लिए नहीं, बल्कि नॉलेज शेयर करने के लिए लेना है। तो आप अपना बैनर क्रिएट करके भी आप इसको कोर्स को कर सकते हैं, सॉरी, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यू गेट हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों मिलेगा आपको, सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगा, सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा आपको, जैसे डाउनलोड होगा आपको आपका पर्सनल व्हाट्सएप में मिल जाएगा सॉफ्ट कॉपी, जिसको आप गैलरी में हमेशा के लिए रख सकते हैं और कभी भी खोल के दिखा सकते हैं, ये मेरे। ठीक है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं तो हार्ड कॉपी लेके चलता नहीं ना। हार्ड कॉपी जो है आपको फ्रेमिंग में मिलेगा, आप घर में टांग सकते हैं फ्रेम करके, और फ्रेम कर किया हुआ ही मिलेगा, तो आप घर में लगा सकते हैं। आपका स्टॉक पॉइंट है तो स्टॉक पॉइंट में लगा सकते हैं। यू कैन ट्रेन अदर इंटरेस्टेड पर्सन, यह मैंने लिखा है, आप दूसरों को सिखा भी सके, ताकि आपका जो पैसा वसूल हो सके। ठीक है ना, ये कोर्स मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ, जैसे आप लोग फर्स्ट बेस में अंदर में, हम लोग यहाँ कितना 18 16 है, इसका मतलब दो तीन लोग और नहीं है, दो तीन लोग और भी अभी भी एब्सेंस है। सो अभी आप लोग क्या करेंगे, हाँ, अभी आप लोग क्या करेंगे कि ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद इसके अंदर गहरे से थोड़ा सा और स्टडी कर लेना है। जो भी टॉपिक आएगा, जो भी अ, ये पॉइंट्स वगैरह आएगा, उसके अंदर और गहराई से स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद आप इस कोर्स को दूसरों को कराएं। ठीक है, मटेरियल मेरा होगा, मटेरियल मैं दूंगा, ये सारा पीपीटी मैं दूंगा, आप सिर्फ कोर्स कराना है 6 दिन का। जैसे आप 6 दिन का कोर्स कराते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी मॉडल में है, तो इसका मैंने लाइफ टाइम फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्लास लेना है, आप निपुणता बनिए इसके अंदर में। तो आप क्लास लें, कोई भी फीस चार्ज करें, आपने जो 1900 रुपये दिया है वो आपको वहां से मुनाफा आ जाएगा। टेस्ट और सर्टिफिकेट का मेरा जिम्मेदारी होगा, तो इसका फ्रेंचाइजी फीस देना पड़ेगा, बस उतना ही। तो इसका फ्रेंचाइजी फीस है 1,000 रुपया। ठीक है ना, जो मैंने आपको लिखा, मैंने पूरा डेटा दिया था जो फीस का, तो उसमें 1,000 रुपये फ्रेंचाइजी चार्ज। आप इसको 1500 में बेचे, 2,000 में बेचे, 2,500 में बेचे, 3,000 में कराइए, वो आपका प्रॉफिट है। तो आपका जो बेनिफिट मिला, आपने जो कोर्स में इन्वेस्ट किया, वो आपको वहां से मिल जाएगा। तो उस बेसिस के ऊपर आपको ये सीखना है। मैंने उसी बेसिस पे सीखा था कि मैं एक दिन जाके इस कोर्स को कराऊंगा, तो वहां से मेरा अर्निंग होगा। तो हो गया, 2 साल मैंने स्टडी किया, घोर स्टडी किया, अपने वैल्यू को इंक्रीज किया, बाकी कोर्सेज भी किए। इसके लिए आयुर्वेदा का कोर्स किया, अभी मैं पीजी कर रहा हूँ न्यूट्रिशन के ऊपर, और ज्यादा इसको डीपली जा रहा हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जो 1 साल का कोर्स है, जो ब्रिटिश लैंग्वेज इंटरनेशनल वैलिड है उसका सर्टिफिकेट का। और ये मेरा अभी 1 महीना ही हुआ है, 1 साल का, 1 साल के अंदर में, 1 साल के कोर्स खत्म होते ही 50 क्वेश्चन है उसमें, तो उसको अटेम्प्ट करूंगा। तो उसके बाद अभी आ रहे हैं राजू सर, तो उसके बाद मुझे एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आई कार्ड भी मिलेगा, ब्रिटिश लर्निंग से वो स्कैनर भी रहेगा उसमें अंदर में, सर्टिफिकेट को स्कैन करके भी कोई भी देख सकता है। फिर उस सर्टिफिकेट को पाने के बाद, क्योंकि ये इंग्लिश में है पूरा टोटली, तो इसको हर कोई कर नहीं सकता, 12,000 का कोर्स है। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, डिप्लोमा कोर्स है। सो उसको लेके उसको मैं ऑफिस में टांग के चैम्बर लगा सकता हूँ, एज ए डाइटिशियन, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, चैम्बर लगा सकता हूँ। चैम्बर लगा के 300 500 फीस कुछ भी ले सकता हूँ, उसमें मुझे सप्लीमेंट बेचने का जरूरत है, मैं काउंसलिंग का ही पैसा लेगा। अभी भी लेता हूँ बहुत सारे लोगों से, कोई आता है काउंसलिंग लेता है, प्रोडक्ट नहीं ले लेता, तो मैं उसे काउंसलिंग फीस ले लेता हूँ 300 500, वही बोलता है कितना सर तू। उस दिन मैं सिलीगुड़ी में ऑफिस में था, एक दार्जिलिंग से आया ऑनलाइन से, है ना, तो मतलब जाने के टाइम में मैं आपसे भेंट करूंगा, वो आया,
दार्जिलिंग से, टिस्टा बाजार से आया था। मैं स्टोरी बता देता हूँ, क्योंकि नॉलेज से क्या आप बिल्ड कर सकते हैं अपने आप को, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं उनको मैं नेपाल आ रहा था, मैं सिलीगुड़ी ऑफिस चुका 10 बजे, 10:30 बजे गया। वो 10:30 बजे 15-20 मिनट के बाद पहुंच गया। फिर मैंने उसको काउंसलिंग किया। फिर वहां से काउंसलिंग देने के बाद वहां से मैंने उसको बोला 7 वंडर जूस ले जाइए, क्योंकि क्रॉनिक डिसीज था, और फ्रूट फाइबर ले जाइए, और एक अश्वगंधा, ये 3 सप्लीमेंट उसको दिया। वो खरीद के लेके गया, और उसने पूछा फीस सर, फीस देना है। मैंने बोला क्या लूं या ना लूं, ऐसा मैं असमंजस में आ गया। फिर मैंने बोला चलिए नहीं, अगर ट्रीटमेंट चेकअप होता तो मैं ले लेता, अब काउंसलिंग है तो चलिए नहीं लेता हूँ आपसे, आपने प्रोडक्ट ले लिया तो मैं लेने का जरूरत नहीं है। तो उन्होंने देने के लिए वो उत्सुक था, बट मैंने लिया नहीं। लेकिन कई जगह पे मैं ले लेता हूँ। तो ये आपका वैल्यू, जब आप एडिफाई कर लेते हैं, जब आप काउंसलिंग अच्छी तरह से कर लेते हैं, तो आपका वैल्यू इंक्रीज होता है, तो वो देने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये बेनिफिट है। तो उस बेसिस पे आपको इस कोर्स को करना है कि आप काउंसलिंग दे सके, चार्ज कर सके, एक तो ठीक है, चार्जेबल हो, लोग हिचकिचाए नहीं, एक बेनिफिट हो, और दूसरों को सिखा सके यही कोर्स, तो आप वहां से अर्निंग कर सके। ठीक है, तो इस बेसिस पे, इस माइंडसेट के साथ आपको इसको करना है, क्योंकि इसलिए मैंने इसको डिटेल से बनाया, नहीं तो ये कोर्स एक दिन में भी किया जा सकता। अभी हम बेनिफिट के बारे में हो गया, ये है एक सर्टिफिकेट मैंने बता दिया। अभी तक इस सर्टिफिकेट को कितने लोग पा चुके हैं, तो अगर हम देख सकते हैं तो 8,31,841 पूरे भारत में। ठीक है, 8,31,841 लोग सर्टिफाइड हो चुके हैं, जिसमें से फीमेल और मेल का नंबर आप लोग देख सकते हैं, मेल सबसे ज्यादा है, फीमेल कम है। तो इसके अंदर में आप लोग भी आ जाएंगे। एज वाइज अगर देखेंगे तो 15 से 25 साल के लोग ज्यादा हैं। ठीक है, 55 साल के लोग भी हैं इसके अंदर में। अब स्टेट वाइज अगर हम देखेंगे, चलिए इसको डेटा एक बार देख लेते हैं। स्टेट ये लिखना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा डेटा बता रहा हूँ। अंडमान निकोबार में 3,356 लोग हैं। आंध्र प्रदेश में 3,700, अरुणाचल में 100, आसाम में 3,000 लोग हैं। अभी जो आसाम से हम लोग यहाँ पे अटेंडिस है, उनका भी यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। बिहार में 10,000 है। जहां जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां वहां ज्यादा लोगों ने किया है, और जहां जहां हिंदी भाषा वाले ज्यादा लोग हैं, वहां पे ज्यादा हुआ है। जैसे महाराष्ट्र में 20,000 हिंदी भाषा वाले। जहां पे हिंदी भाषा वाले नहीं है, जैसे लक्षद्वीप हो गया, सिक्किम में 80 है, पौंडीचेरी में 197, क्योंकि वहाँ हिंदी बोलने वाले कम है, क्योंकि टोटल कोर्स हिंदी में है, और एग्जाम में हिंदी में आएगा, टेस्ट भी। गोवा में, गुजरात में हिंदी बोलने वाले ज्यादा हैं, हरियाणा में हिंदी वाले हैं, है ना। तो हिंदी वाले जहाँ ज्यादा हैं, और जैसे नागालैंड में कम है, मिजोरम में कम है, क्योंकि वहाँ पे हिंदी बोलने वाले कम है, तो ये कोर्स उनके समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से सिक्किम में देखेंगे 80, वैसे बंगाल में देखेंगे तो 12,000 अभी तक है। उत्तर प्रदेश में देखेंगे 22,000, जहाँ पे पॉपुलेशन 3 करोड़ है, तो 22,000 लोग वहाँ पे, क्योंकि हिंदी बोलने वाले ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सभी सभी स्टेट्स का नाम है। आप लोग झारखंड का देख सकते हैं, जो झारखंड से 2,000, झारखंड में भी बहुत कम है, 2,763 ही है अभी तक का डेटा। ठीक है, अभी टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए एवरीबॉडी। टेस्ट के लिए सभी का अटेंडेंस कंपलसरी है, क्योंकि रिकॉर्डिंग से आपको नहीं मिलेगा। ऑनलाइन लाइव होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, टिक करना है आपको, सिलेक्शन करना है। इसमें 4 ऑप्शन होंगे, या किसी में 2 ऑप्शन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, एक किसी एक को सिलेक्शन करना है, और हिंदी में लिखा रहेगा, 10 मार्क्स का होगा। ये सब लिखना नहीं है, सारी समझना है। मैक्सिमम 3 आइटम आप अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए 3 आइटम अलाउ है। इसका मतलब अगर आप पहले आइटम में फेल हो जाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो आपको फिर दूसरा आइटम मिलेगा। दूसरे आइटम में भी क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो तीसरा आइटम मिलेगा। ठीक है, तो क्वालिफाई आराम से हो जाएगा, क्योंकि मैं वहाँ रहूंगा साथ में। तो हो सकता है आपको एक, पहले मैं आपको देखूंगा आप कितना प्रिपेयर हो गया, क्योंकि आपको कोर्स भी कराना है ना, तो प्रिपरेशन आपका देखना जरूरी है। तो आप पहले आइटम में करने की कोशिश करें। मैंने जो पहला आइटम किया था तो 9 नंबर आया था। उसके बाद दूसरा आइटम मैंने फिर लिया था, तो उसमें 10 आउट ऑफ 10 तो 50% क्वालिफाई मार्क्स है। 1% वन टेस्ट, क्योंकि टेस्ट में एक ही जैसे हम लोग जूम में अभी 19 जन है ना, 18-19 जन है, तो इस तरह से हम लोग पूरा बैठ नहीं पाएंगे, सब वेटिंग में रहेगा। एक जन आएगा, क्योंकि ये लाइव होगा, तो एक जन आएगा, वो टेस्ट देगा, फिर वो जाएगा, फिर रूम से दूसरा आदमी को लिया जाएगा, फिर वो टेस्ट देगा, फिर वो चला जाएगा, फिर तीसरा आएगा, इस तरह से बाकी सब रूम में रहेंगे, वो कह रहे हैं वेटिंग में। तो सुबह 9 बजे 7 बजे से हम लोग टेस्ट लेंगे। अभी आते हैं हम लोग कोर्स के अंदर में, टॉपिक के अंदर में। ठीक है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं। मैंने बता दिया किस बेसिस पे आपको ये कोर्स करना है। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, या फिर इसको मेमोरी में रख सकते हैं। द सब्सटेंस डिराइव फ्रॉम फूड टू सर्वाइव एंड प्रॉपर ऑर्गन फंक्शनिंग फॉर ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स या किसी भी बींग्स के लिए,
उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। माने क्या हुआ, वो चीजें जो हमें भोजन से मिलेगा, क्योंकि हम भोजन जो खाते हैं शरीर को चलाने के लिए खाते हैं, शरीर को जिंदा रखने के लिए। अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो शरीर को जिंदा कुछ समय तक रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो शरीर मरने लगेगा, शरीर के सारे ऑर्गन फेल होने लगेंगे, काम करना बंद कर देगी, क्योंकि भोजन ही हमारी एनर्जी है, ठीक है ना। तो भोजन में जो सब्सटेंस पाया जाता है, सब्सटेंस माने जो मॉलिक्यूल्स, जो चीजें पाए जाते हैं जिससे हमारा शरीर का ऑर्गन फंक्शन इंप्रूव होता है, चलता है, हमारा शरीर चलता है, हम जिंदा रह सकते हैं, उसी को बोलते हैं न्यूट्रिएंट। वो जो सब्सटेंस है जो भोजन के अंदर में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। भोजन के अंदर में कोई भी, चाहे वो भात हो, चाहे रोटी हो, चाहे दाल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फल फल हो, कुछ भी खाएं आप, चाहे मीट खाएं, अंडे खाएं, पोल्ट्री खाएं, कुछ भी खाएं, उसके अंदर जो सब्सटेंस पाए जाते हैं, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उसके अंदर में जो इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, वो तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर में जान डाल दें, हमारे शरीर को चलाएं, उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट। ठीक है। तो भोजन तो उसी के लिए खाया जाता है ना, भोजन तो पेट भरने के लिए नहीं खाया जाता, भोजन तो जिंदा रखने के लिए खाया जाता है शरीर को। क्योंकि शरीर के अंदर ना, थोड़ा सा इसको और करते हैं और समझते हैं। शरीर के अंदर में, हमारे शरीर के अंदर में देखिए, अभी बोनस नॉलेज भी मिलता रहेगा आप लोगों को, क्योंकि मैं भास्ट में आपको सिखाऊंगा। हमारे शरीर के अंदर में 70 60, जिस तरह का हाइट है, वेट है, उस हिसाब से 60 70 80 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होता है, ये आप लोग को पता होगा। ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो ये ध्यान रख लीजिए, 60 70 80 ट्रिलियंस। किसी का 5 फुट का हाइट है, छोटा सा बॉडी है, किसी का बड़ा सा बॉडी 6 फुट का हाइट है, किसी का 6 फुट से बड़ा है, 100 किलो का वजन है, 100 किलो का बॉडी है, तो उसके अंदर में ज्यादा ही सेल्स होगा। तो 60 70 80 ट्रिलियंस सेल्स होता है। ट्रिलियंस, बिलियंस नहीं, बिलियंस का बाप, ट्रिलियंस। सो ट्रिलियन सेल्स होता है। ये जो सेल्स एक्टिव है, इस सेल्स के अंदर में उससे भी ज्यादा बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। इसका मतलब हमारा पूरा शरीर जो बैक्टीरिया है, हमारा पूरा शरीर क्या है? बैक्टीरिया है, तभी तो वो जिंदा है। ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा खान पान लाइफ स्टाइल बिगड़ता जाता है, हमारे बैक्टीरिया मरने लगता है, तो सेल्स भी मरने लगता है, तब जाके बीमारियां आती है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, शुगर में, शुगर रोग में, जैसे डायबिटीज होता है, तो पेनक्रियाज में एक सेल्स होता है जिसको नाम बोलते हैं बीटा सेल। ठीक है। बीटा सेल क्या करता है, वो पेनक्रियाज में इंसुलिन बनाता है, वो लेबर का काम करता है, वहां पे एक लेबर है, ग्रुप ऑफ लेबर्स, जिसको बीटा सेल बोलते हैं। बीटा सेल करीब करीब इंसुलिन में, सॉरी, पेनक्रियाज में 8 12 लाख करीब होता है। 12 लाख करीब बीटा सेल होता है। इसका मतलब 12 लाख सेल्स है, तो 12 लाख सेल्स में 12 से 13 लाख क्या है? बैक्टीरिया है। ठीक है। ये जो पोषण हम लोग खाते हैं ना, जो खाना से जो पोषण लिया जाता है, वो उस बैक्टीरिया को जिंदा रखता है, जिससे कि सेल्स जिंदा रहे। आप लोगों ने सुना होगा, हमारे गट में, हमारे स्टोमक के अंदर में, हमारे आंतों में, इंटेस्टाइन में हेल्दी बैक्टीरिया होता है ना। तो इसी बैक्टीरिया में वो हेल्दी बैक्टीरिया भी आता है। तो ऐसे बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर में जितने सेल्स है उससे ज्यादा है। तो ये नाश होता है, जैसे जैसे बीटा सेल में वो बैक्टीरिया नाश होता रहेगा, 12 लाख से 8 लाख में पहुंचेगा तो इंसुलिन कम बनने लगेगा, 8 लाख से 4 लाख में अगर वो संख्या घटने लगेगा तो इंसुलिन तो बनते ही थोड़ा सा ही इंसुलिन बनने लगेगा, तो जिससे शुगर कंट्रोल नहीं होगा और शुगर लेवल बढ़ जाएगा। भोजन तो उतना ही करता है, पहले भी उतना ही खाता था भाई, 100 ग्राम या 200 ग्राम, अभी भी 100 या 200 ग्राम ही खा रहा है, फिर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इंसुलिन नहीं कम बन रहा है। इंसुलिन क्यों बन रहा है? क्योंकि बीटा सेल मर गया। बीटा सेल नहीं भरा, बीटा सेल के अंदर में जो बैक्टीरिया था ना, जो गुड बैक्टीरिया, जिसको पोषण नहीं मिला, जिसके कारण से वो मर गया, तो धीरे धीरे हमारे बैक्टीरिया कम होने लगेगा, मरने लगेगा, तो हमारा शरीर भी सिकुड़ने लगेगा, हमारा शरीर भी मरने लगेगा। इसी तरह से हमारे शरीर का डेथ होता है, हमारे एजिंग इसी से होता है। हम बूढ़े इसीलिए होता है क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर में रहे जितने भी बैक्टीरिया हैं वो नाश होने लगते हैं। इसको बोलते हैं माइक्रोबियम। माइक्रोबियम माने, माइक्रो माने सबसे छोटा, बायोम माने होता है बैक्टीरिया, सबसे छोटा बैक्टीरिया, माइक्रोबायोम। इसके ऊपर एक डॉक्टर पीएचडी कर रहा है, जो उसको मैंने वीडियो देखा, तो इस माइक्रोबायोम के बारे में मुझे पढ़ने को मिला, सीखने को मिला। हमारा शरीर बैक्टीरिया से चलता है।
तो उस बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए ही हमें पोषण देना है, सही भोजन देना है। अगर हम गलत खान पान करेंगे तो बैक्टीरिया मरने लगेगा, तो धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगेगा, और शरीर समय से पहले किसी का मर जाता है। कोई लंबे समय तक जीता है, जिसके बैक्टीरिया जिंदा रहेगा वो लंबे समय तक जिएगा, जिसका बैक्टीरिया जल्दी खत्म होगा वो जल्दी मरेगा, जल्दी बूढ़े देखेंगे। तो वो बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए हमें न्यूट्रिशन लेना है, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इसको दूसरे भाषा में भी समझ सकते हैं, द एसेंशियल एलिमेंट्स गिवन टू ऑल बींग्स टू सर्वाइव। किसी भी जाति को, किसी भी बींग्स को, किसी भी प्राणी को, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे इंसेक्ट्स हो, चाहे बर्ड्स हो, उसको जिंदा रखने के लिए जो भोजन दिया जाता है, जो एलिमेंट्स दिया जाता है उसके शरीर को चलाने के लिए, वही न्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो हम न्यूट्रिएंट को पाने के लिए ही भोजन करते हैं। ऐसा नहीं कि भोजन जो चाहा मिला, जो चाहा खाया। हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया कि हम जो चाहे वो ही खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा न्यूट्रिएंट जो है ना, हमारा सेल्स का जो बैक्टीरिया है ना, वो मरने लगता है, उसको सही पोषण नहीं मिलता, इसलिए बीमार होते हैं। तो इसी को, इसको न्यूट्रिएंट को बोलते हैं हिंदी में पोषक तत्व। आप लोगों ने लाइफ साइंस में अगर पढ़ा हो तो लाइफ साइंस में पोषक तत्व बोल के चैप्टर आता जो शरीर का पोषण करता है। तो नेचर ऑफ द बॉडी क्या है, हमारी बॉडी का क्या है कि आवर बॉडी टेक्स ओनली एसेंशियल एलिमेंट्स फ्रॉम द फूड, रेस्ट एलिमेंट्स एक्सक्रेट आउट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। हमारा, हम जो भी चीजें खाते हैं उस चीजों के अंदर में क्या पोषक तत्व हैं, जो एसेंशियल है, जो जरूरत है शरीर के लिए, वही चीजें शरीर लेता है, और बाकी जो अनावश्यक है चीजें हैं उसको शरीर से बाहर निकलता है। ये बॉडी का नेचर है। बॉडी ऐसा कोई भी चीजें नहीं रखेगी जो शरीर को नहीं चाहिए, वो एक्सक्रेट आउट कर देते हैं। एक्सक्रेट आउट माने शरीर से बाहर करना, उसको बोलते हैं एक्सक्रेट आउट। चाहे वो मल के माध्यम से हो, चाहे वो मूत्र के माध्यम से हो, वो शरीर से बाहर निकलता है, निकाल देता है। इसलिए तो हर दिन हम, क्या होता है, टॉयलेट जाते हैं, बार बार 3-4 घंटे में हम लोग पेशाब करते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर में जो भी टॉक्सिक मटेरियल है, जो अनावश्यक चीजें हैं, उसको शरीर खुद ही निकाल देता है। इसके लिए हमें कोई चीजें करने की जरूरत नहीं। तो स्टेजेस ऑफ फूड जर्नी, अब इसको समझते हैं। हम जब भी खाना खाते हैं तो इसका स्टेजेस क्या होता है। सबसे पहला स्टेज, ये याद रखना जरूरी है आपको, है स्टेजेस क्या है। सबसे पहला स्टेज है इंजेशन। इंजेशन, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर पूरा पढ़ेंगे ना तो हमें ये पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग ये डाइजेस्टिव सिस्टम को यहाँ पढ़ने वाले नहीं है, वो अलग एक चैप्टर है। यहाँ हम सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इंजेशन फिर भी मैंने ऐड किया है। इंजेशन का माने होता है, इन माने अंदर करना, जेशन माने डालना, ठीक है। तो इंजेशन माने जब मुंह में हम भोजन को डालते हैं तो उसको इंजेशन बोलते हैं। भोजन लिया हाथ में और मुंह में जैसे डाला, जैसे मुंह में डाला, दैट इज इंजेशन। मुंह में डालने को क्या बोलते हैं? इंजेशन। ये याद रखिएगा, फूड जर्नी 5 स्टेप्स है। जैसे ही मुंह में डालते हैं तो मुंह में लार आता है। क्या आता है? लार, सलेवा जिसको बोलते हैं। ये जो सलेवा ये भोजन को क्या करने लगता है? डाइजेस्ट करने लगता है, गलाने लगता है ना। आपने सुपारी खाया होगा, आपने छुरपी खाया होगा, कोई भी हार्ड चीजें अगर मुंह में रखेंगे, रखते 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 वो गलने लगता है। देखिए, चना रखो, कोई भी हार्ड चीजें रखो, वो धीरे धीरे मुंह में पूरा लार आने लगेगा, वो गलने लगेगा। जिसके दांत नहीं होते उसके लार ना उसका मुंह में ज्यादा आता है, जैसे बच्चों का सबसे ज्यादा आता है। इस लार का सबसे पहला फंक्शन होता है, उस भोजन में अगर कोई भी बैक्टीरिया रहेगा तो उसको पहले मारेगा, फिर भोजन को गलाएगा। तो हम जैसे दांत से चबाने लगता है, लार भी आने लगता है, दांत से चबाने लगता है, लार भी आने लगता है, तो भोजन जो है पूरा गीला हो जाता है। तो इसको बोलते हैं इंजेशन, फिर इसको बोलते हैं डाइजेशन, फिर हमारा मुंह में डाइजेशन हो जाता है। तो मुंह में जब डाइजेशन हो जाता है तो ये फिर जाता है पेट में, आंतों में। ऐसे हमारे जो फूड पाइप है, ये फूड पाइप में इसोफेगस बोलते हैं। इसमें डाइजेशन नहीं होता, ये सॉलो जाता है, पूरा चला जाता है, इसके बाद पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद फिर इसका प्रॉपर डाइजेशन शुरू हो जाता है। राज शंकर विश्वकर्मा अभी आ रहे हैं, देखिए अभी खत्म होने वाला है, अभी आ रहा है। तो क्यों आ रहे हैं पता है? क्योंकि उनको कैजुअलिटी नहीं लेना। किसी भी कोर्स को कैजुअल लेने से ये समस्या आ जाते हैं। टाइम पे आपको अटेंड होना है। तो डाइजेशन, हमारा डाइजेशन मुंह से शुरू होता है, पेट में फिर इसका डाइजेशन होगा, फिर उसके बाद जाएगा आंतों में, फिर आंतों में भी डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन 3 पार्ट है, एक मुंह में, एक पेट में, और एक आंतों में, ठीक है।
तीनों पार्ट में। अगर हम मुंह में अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर लेते हैं तो पेट को हल्का रहेगा, अगर पेट में अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए तो आंतों को एकदम हल्का हो जाएगा, बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। आंतों में जाने के बाद अब होता है एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन माने शोषण करना। जो हम खाए खाना, उस भोजन के अंदर में क्या क्या न्यूट्रिएंट थे, क्या क्या विटामिन मिनरल्स, जो भी चीजें थी, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर को भी, जो शरीर को चाहिए, पानी वानी, ये इसका एब्जॉर्ब होता है, माने उसको क्या कहते हैं, सोख लेता है। उसमें सोखने की एक झिल्ली रहती है, उससे सोख लेता है। सोखने के बाद फिर अब उसको पहुंचा देता है ब्लड के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन। ये देखिए प्रोसेस, देखिए जर्नी देखिए। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन। अब उसको पहुंचाना, कहाँ पहुंचाना? शरीर के अलग अलग हिस्सों में। उससे पहले वो लीवर में जाएगा। लीवर डिसाइड करेगा कौन सी चीज कहाँ पर पहुंचाना है, ये लीवर का काम है। तो लीवर क्या करेगा? पहले लीवर में जाएगा और लीवर उसको फिर ब्लड के थ्रू। अब ब्लड, हमारे शरीर में तो ब्लड ही सर्कुलेट होता है ना, तो ब्लड का कैरिंग, ब्लड का काम है कैरिंग करना। यहाँ से सामान वहां से ले, यहाँ ले जाना, वो लिफ्ट, जैसे लिफ्ट होता है ना, लिफ्ट की तरह, यहाँ से सामान वहां जाएगा, वहां से सामान यहाँ जाएगा, इस तरह से। तो ब्लड का काम वही है, दिन भर घूमते रहता है, कहाँ का क्या क्या नहीं पहुंच रहा है भाई, पहुंचा दो वहां पे। लीवर छोड़ते रहता है, पहुंचाते रहता है वो। तो ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट हो गया। फिर आता है नेक्स्ट में एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन, अब बचा खुचा जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, जो वेस्ट है, अब वो काम नहीं है, तो वो फिर क्या होता है, मल के माध्यम से एक्सक्रेट हो जाता है। तो हमने खाया, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन। बस ये 5 स्टेप्स हैं हमारे फूड जर्नी का, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, समझ आया तो नेक्स्ट ये डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं पिक्चर दिखा के अभी बता देता हूँ। मुंह से जब ढुकाते हैं तो इंजेक्शन हुआ, इंजेक्शन फूड पाइप में जाएगा, यहाँ डाइजेशन, फिर स्टमक में डाइजेशन, फिर आंतों में जाएगा, ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा कहीं पर भी डिस्टर्ब होता है, अगर हम खाना भोजन भोजन को ठीक से नहीं चबाएंगे तो गैस का प्रॉब्लम आ सकता है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, पेट दर्द हो सकता है, बाकी बीमारी शुरू हो जाता है, फिर डाइजेशन वाले इशू हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो इसलिए मुंह से अच्छी तरह से चबाएंगे तो पेट को हल्का होगा, पेट अच्छी तरह से डाइजेस्ट करेगा तो आंतों को हल्का होगा, आंत की हेल्थ अच्छी बनी रहेगी, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो ये फूड जर्नी इस तरह से लास्ट में जाके एनस, एनस यानी कि हमारे मल द्वार, रेक्टम जो कि मलाशय, जहाँ पे मल जाके जमा होता है, जितने भी वेस्ट चीजें हैं वो जमा होते हैं पहले, एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके जमा होते हैं रेक्टम में, मलाशय जिसको बोलते हैं, रेक्टम में जमा होते हैं, और रेक्टम से फिर एनस के माध्यम से वो फिर बाहर होता है। एनस माने मल द्वार। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, ये दोनों का अलग अलग काम है। पेनक्रियास, लिवर, गल ब्लैडर, ये सारे चीजें डाइजेस्टिव सिस्टम को चलाते हैं। एक सिस्टम है पूरा डाइजेशन का, जो मुंह से लेकर एनस तक का, इसकी पूरे सिस्टम को बोलते हैं, ये पूरे जो कैनल है, चेन है, पूरा पाइप है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल मुंह से शुरू होता है और एनस तक जाता है, इसको पूरे को सिस्टम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। और इसी को बोलते हैं गट हेल्थ भी बोलते हैं, गट हेल्थ। बहुत सारे नाम है, कोई गट हेल्थ बोलते हैं, गट माने हमारा पेट, पेट से संबंधित जितने भी आंत हो या पेट हो, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी है, उसको गट भी बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनल माने ये कैनल जो पाइप है, नली है, उसको कैनल है, तो उसको एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनल मुंह से भी शुरू हुआ और हमारे एनस तक चले गए, मल द्वार तक वो हो गया। तो एलिमेंट्री कैनल कोई बोलता है तो इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ। गट हेल्थ माने कोई बोलता है तो उसका भी माने क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम ही हो गया। और यही हमारे बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं सबसे ज्यादा? कॉलोन में रहते हैं, कॉलोन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को कॉलोन भी बोलते हैं। चलिए, मेजर ऑर्गन फंक्शंस, अभी लक्ष्मी और फिर आ गई। मेजर ऑर्गन फंक्शंस, इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, मेजर ऑर्गन फंक्शंस, चलिए क्या क्या है। सबसे पहले लंग्स। लंग्स क्या करता है? प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द ब्लड। हम सांस लेते हैं ना, तो सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन जाएगा कहाँ? खून में, ब्लड में। ब्लड में जाएगा तो ये डायरेक्टली कहाँ जाएगा? पहले हार्ट में, हृदय, हमारे हृदय में जाएगा। हृदय में जाने के बाद जब तक ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जाएगा, ब्लड इम्प्योर रहेगा, उसको इम्प्योर ब्लड को बोलते हैं, अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध खून।
जब ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है तो वो शुद्ध खून बोलते हैं, शुद्ध रक्त, प्यूरिफाई ब्लड। तो लंग्स जो है ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को मिथ है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है, तो कोई किडनी बोल देता है। किडनी फिल्टर करता है। फिल्टर और प्यूरिफाई ये दोनों अलग अलग शब्द है। देखिए, प्यूरिफाई माने अगर खून में अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो प्यूरिफाई नहीं होगा, अशुद्ध रक्त बोलते हैं उसको, इम्प्योर ब्लड। फिल्टर क्या करता है, वो वहां से टॉक्सिन्स को निकालता है। फिल्टर माने जैसे चाय अगर पकाया और छलनी कर लिया वो फिल्टर हो गया, ठीक है ना। लेकिन पानी जो अच्छा होगा, अगर मटेरियल उसमें अच्छा होगा तो वो शुद्ध हो गया, ठीक है। शुद्ध और फिल्ट्रेशन ये अलग होता है। तो लंग्स जो है ऑक्सीजन देके रगत खून को, हमारे खून को प्यूरिफाई करता है। नेक्स्ट हार्ट। हार्ट क्या करता है, हमारे जो हृदय क्या करता है, पंप्स, ये मोटर है। मोटर जैसे पानी चढ़ाने का एक मोटर रहता है ना, तो हमारे शरीर में भी एक मोटर है जिसको बोलते हैं हार्ट। हार्ट धड़कता है, ऐसे करके धड़क धड़क के क्या करता है, ब्लड को फेंकता है। लेता है, फेंकता है, लेता है, फेंकता है। लेने का है 80, फेंकने का 120, ये ब्लड प्रेशर। फेंकने का सिस्टोलिक बोलते हैं, खींचने का डायस्टोलिक बोलते हैं। तो लेगा ये 80 में, क्योंकि आराम से आएगा तो ये आराम से फूलेगा, फिर ये सिकुड़े के फेंकेगा, ऐसे पंप करेगा, वो 120 का इसमें। तो 120 बाई 80 ये ब्लड प्रेशर है। तो हार्ट का काम है ब्लड को पंप करके शरीर के जितने भी ऑर्गन्स है, सेल्स है, वहां तक उस ब्लड को पहुंचाना, जिस ब्लड में ऑक्सीजन भी है, जिस ब्लड में न्यूट्रिएंट है, ठीक है। और फिर वहां से जो कार्बनिक ब्लड है, जो अशुद्ध रक्त है, उसको फिर अपने पास लेते हैं। इसमें 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के बारे में अगर आप स्टडी करेंगे तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं। 2 अशुद्ध रक्त के होते हैं, 2 शुद्ध रक्त के होते हैं। ये फेंकता भी है सभी और लेता भी सभी है। तो दोनों साइड से जाएगा, दोनों साइड से आएगा। एक एक जाता है, एक नली जाता है आपके लंग्स में, फिर लंग्स से हार्ट में आता है, फिर हार्ट से फिर लंग्स में, बाकी बॉडी में जाता है, फिर बॉडी से फिर हार्ट में आता है। तो ये दिन में ऐसे ऐसे धड़कते रहता है, फेंकते रहता है, लेते रहता है, फेंकते लेता रहता रहता है। तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, कोई बताएगा चैट में। 1 मिनट में ये कितनी बार धड़कता है, नॉर्मल हार्ट रेट कितना है, कोई अगर चैट में बताएगा। देखिए, हर चीज सीखना बहुत जरूरी है। आप कोई चैट में लिख सकते हैं, नॉर्मल रेट कितना है, नॉर्मल रेट यानी 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। चैट में लिख सकते हैं, हाँ 72, यस। राजू सर ने लिखा 72, आज शंकर, यस 72 नॉर्मल रेट है। थैंक यू। 72 माने 1 मिनट में अगर ये 70-72 टाइम्स अगर ये धड़केगा, इसका मतलब हम जब से पैदा हुए, पैदा होने से पहले से हमारा दिल धड़क रहा है, माँ के कोख में था तब से धड़क रहा है ना। बच्चों में ये ज्यादा बार धड़कता है, ज्यादा बार धड़कता है, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये फिर स्टिमुलेट होने लगता है, एक समान रेशियो में आता है। अगर कम धड़केगा तो ब्लड क्या होगा, शरीर में ठीक से टाइम पे नहीं पहुंचेगा। अगर ब्लड शरीर का संचार, अगर जो ब्लड का सर्कुलेशन है ना, वो सही ढंग से अगर नहीं, अगर हार्ट रेट लो हो गया, समझ लीजिए इसको, हार्ट रेट अगर लो हो गया मानी 60 पे आ गया, आपका हार्ट रेट एकदम कम कर रहा है, फेंक नहीं पा रहा है, वो धड़कन उसका कम हो गया, 60 में आ गया मान लीजिए, तो क्या होगा, बॉडी में एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, चक्कर आएगा, प्रेशर लो हो जाएगा। प्रेशर लो हो जाएगा ना, कम धड़केगा तो, क्योंकि रीच पहुंचेगा नहीं ना। आप गाड़ी को 40 के स्पीड से चलाएंगे, जिस जगह पे पहुंचना था वहां पे, अगर आपको 60 के स्पीड से चला था तो 1 घंटे में पहुंचना था, वो 40 के स्पीड से जाएगा तो कितने घंटे में पहुंचे, 1.5 घंटे में लगेगा, टाइम लगेगा ना। तो टाइम लग जाता है बॉडी को। तो बॉडी में एनर्जी टाइम पे नहीं आएगा तो बॉडी क्या होगा, सुस्त हो जाएगा, एनर्जी लो हो जाएगा, चक्कर आने लगेगा। तो इसलिए 70-72 बार धड़कना जरूरी है, ताकि बॉडी में एनर्जी बना रहे। इसका मतलब आपका एनर्जी में, अगर बॉडी में एनर्जी कम आ रहा है, हो सकता है आपको लो प्रेशर हो सकता है आपका हार्ट रेट कम हो सकता है आपका फूड में डिफेक्ट हो, ये कोई ना कोई फैक्टर जरूर रहता है। तो 72 बार अगर धड़केगा 1 मिनट में, तो 1 घंटे में कितना धड़केगा, तो कैलकुलेशन निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। 1 घंटे में करीब करीब 60 मिनट होता है, तो 60 × 70, 70 पकड़ लीजिए, तो 4300, यानी 4300, 4300 बार 1 घंटे में धड़कता है। तो 24 घंटे यानी एक दिन में ये मोटर कितनी बार धड़कता है, करीब करीब 1,04,000, 4,000, 1 लाख, 1 लाख ही पकड़ लीजिए। अगर एक दिन में 1 लाख बार धड़केगा तो इसको एनर्जी की जरूरत है
इसको भी तो एनर्जी चाहिए ना, इसका भी तो बैटरी चार्ज होना चाहिए। तो इसका जो बैटरी है वो है कैल्शियम। हार्ट का जो बैटरी है वो है कैल्शियम। ठीक है। और इसको चार्ज करता है कोलेस्ट्रॉल। इसका जो एनर्जी है वो है कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल इसका एनर्जी है। तो इसीलिए इसको हम थोड़ा सा फैट में जाके पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट में। तो ये अगर 4300 बार, 4300 बार एक दिन में ढटकेगा, तो एक साल में, सॉरी एक दिन में 1 लाख, समझ लीजिए आपका जितना उम्र है, आपका जितना उम्र है, तो कितनी बार अभी तक धड़का होगा, हिसाब कर लीजिए आप। दिन में 1 लाख, 30 दिन में 30 लाख, एक साल में 36 लाख, 36 37 36 लाख करीब करीब। तो अभी 20 साल उम्र हुआ, कितनी बार धड़का होगा। तो नॉन स्टॉप चलने वाला एक ही ऑर्गन है, वो है हार्ट। हमारे शरीर में नॉन स्टॉप, और जिस दिन ये रुक गया, जिस दिन ये चलना बंद हो गया, जिस दिन ये थोड़ा देर के लिए आराम भी कर लिया, तो बॉडी ही आराम हो जाता है। सो ये हार्ट का है। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। स्टोमक का काम है फूड को डाइजेस्ट करना। इंटेस्टाइन का काम है डाइजेशन करना और एब्जॉर्प्शन करना। ये तो मैंने अभी भी बताया था फंक्शंस में। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है डाइजेस्ट करना और एब्जॉर्ब करना, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का काम अलग होता है। ये लीवर आ गया, सॉरी, लार्ज इंटेस्टाइन इसमें दिया नहीं। सो लार्ज इंटेस्टाइन का मैं बता देता हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन का काम है, जो अब अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल रह गया, अब उसमें पानी रहता है, क्योंकि हमें पानी भी तो पीते हैं ना, जूस पीते हैं, झोल पीते हैं, दाल पीते हैं, पानी भी तो आता है उसमें। तो पानी को जो है वो बॉडी, कौन सा ऑर्गन एब्जॉर्ब करता है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन, वो पानी को एब्जॉर्ब करके स्टूल को मोटा कर देता है, हार्ड कर देता है। ठीक है। स्टूल, तब जाके स्टूल थोड़ा हार्ड होगा। अगर आपका कोलोन का हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, तो डायरिया होगा, पूरा डायरिया होगा, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा ना, तो बॉडी फटाफट निकाल देगी, तो डायरिया होगा। हमेशा देखते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बाद कोलन का जो बैक्टीरिया है वो मरने लगता है, तो बैड बैक्टीरिया ज्यादा होने लगता है, तो डायरिया होने लगता है। तो डायरिया को बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही बोला जाता है। तो कॉलोन का जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसका काम है पानी को एब्जॉर्ब करना, जो भी हमने पानी खाया, तो पानी को एब्जॉर्ब करके कहाँ भेज देता है, ब्लड में भेज देता है। ब्लड कहाँ भेज देता है, किडनी में भेज देता है, और फिर यूरिन बन के वो निकलता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम है स्टूल को, स्टूल से जो स्टूल, जो बचा कुचा जो भोजन था, उसके पानी चूस लेता है। तो पानी को चूसते, जैसे जैसे लार्ज इंटेस्टाइन है ना, असेंडिंग ऑर्डर रहता है, फिर ऐसे सीधा रहता है, फिर डाउन रहता है, डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो पैरेलल, ऊपर में पैरेलल, नीचे पहले ऊपर उठेगा, तो ऊपर उड़ते उड़ते पानी चूसने लगता है वो, फिर जाते 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 फिर पानी चूसते लगता है, फिर आते 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 फिर पानी ही चूसता रहता है। और पानी चूस चूस के जब रेक्टम में आके जमा होता है, तो वो थोड़ा सा क्या होता है, हार्ड हार्ड टाइप का रहता है। अगर आपका मूवमेंट, ये जो बाउल मूवमेंट जिसको बोलते हैं, अगर इसका मूवमेंट अगर जितना स्लो रहेगा, उतना ज्यादा पानी चूसेगा। जितना स्लो रहेगा, उतना ज्यादा पानी चूसेगा, उतना कब्जियत होगा। तो कब्जियत का सबसे बड़ा रीजन होता है, वो है आपका इंटेस्टाइन का फंक्शन जो है ना, वो लूज हो गया है, कमजोर हो गया है, वो पानी ज्यादा चूस रहा है, मूवमेंट जो है, जो पेरिस्टल मूवमेंट बोलते हैं, वो लूज हो गया, कमजोर हो गया। तो कमजोर होने की वजह से पानी ज्यादा चूस रहा है, तो टॉयलेट हार्ड हो जा रहा है। तो हार्ड होना यानी कि कॉन्स्टिपेशन होना। ठीक है। तो इसके लिए जिम्मेदार क्या है, फाइबर। तो ये हम फाइबर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम है पानी को चूसना। लीवर का काम है हेल्प डाइजेशन, डाइजेशन में मदद करता है लीवर। किस किस तरह से, वो एक बाइल एसिड छोड़ता है, एंजाइम से भी छोड़ता है, बाइल एसिड छोड़ता है सबसे ज्यादा। मेटाबॉलिज्म माने चाय पचाए जिसको बोलते हैं, भोजन को पचने के बाद जो एनर्जी में जाता है, सेल्स में जाता है, सेल्स में जाने के बाद जो एनर्जी बर्निंग होता है, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में लीवर हेल्पफुल होता है, माने कन्वर्ट करना, एनर्जी में कन्वर्ट, किसी भी चीजों को, शुगर को जैसे ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करना, तो मेटाबॉलिज्म इसको बोलते हैं। डिटॉक्सिफाइज द बॉडी, शरीर में जितने भी विषाक्त चीजें हैं, जो भी विषाक्त चीजें, वो लीवर में जाके जमा होता है, फिर लीवर उसको निकालता है ब्लड के थ्रू, यूरिन में भेज देता है। एंड स्टोर्स एसेंशियल एलिमेंट्स, और फिर जो अच्छी अच्छी चीजें हैं जो शरीर को चाहिए, वो स्टोर कर लेता है, जैसे शुगर को स्टोर कर लेता है, क्योंकि कभी भी हमको शुगर की जरूरत पड़ सकती है। शुगर इज एनर्जी सोर्स। तो कभी भी हमको दौड़ पड़ सकता है, अचानक हमको दौड़ना पड़ सकता है, तो हमको ज्यादा एनर्जी लगेगा। अगर अचानक हमको फाइट करना, अचानक हमको लड़ना पड़ सकता है, स्विमिंग करना पड़ सकता है ना, गिरते 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 लटकना सब पड़ सकता है, ताकत की जरूरत कभी कभी इमरजेंसी में पड़ जाता है, तो उस समय ज्यादा शुगर लगता है। तो कुछ शुगर जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर अपने पास रखता है।
तो हमें जब जरूरत पड़ता है तो वो छोड़ देता है, फेंक देता है, वो ब्लड में छोड़ देता है। तो इस तरह से वो स्टोर भी करता है, विटामिन को स्टोर करता है, मिनरल्स को स्टोर करता है। जब भी शरीर को जरूरत पड़ेगा वो ब्लड में दे देता है। तो ये एक स्टोर हाउस भी है लिवर। लिवर इज ए स्टोर हाउस, इसीलिए सबसे बड़ा ऑर्गन है ये बॉडी। बॉडी का इंटरनल ऑर्गन में सबसे बड़ा क्या है? लीवर है। आप बॉडी को किसी भी जानवर को देखिएगा, आप उसको चीरता हुआ देखिएगा, तो उसमें सबसे अंदर में सबसे बड़ा जो पाएगा आप, लीवर। हार्ट हमारा एक मुट्ठी, ये मुट्ठी है, इतना ही बड़ा होता है, ये लेफ्ट साइड में, लेफ्ट की तरफ झुका हुआ। एक, जिसका जितना बड़ा मुट्ठी उतना उसका हार्ट का साइज उतना ही बड़ा है। तो ये स्टोर भी करता है लीवर। लीवर स्टोर करेगा, जब भी जरूरत बॉडी को पड़ेगा वो वहां दे देगा। तो एक तरह से स्टोर हाउस है। किडनी क्या करता है? फिल्टर्स द ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, पेशाब बनाता है और हमारे खून को फिल्टर करता है, फिल्टर करके पेशाब बनता है। क्योंकि जो खून में जो है विषाक्त चीजें, जितने भी केमिकल चीजें हम खाते हैं, चाहे तो एक्सेस मिनरल से क्यों ना हो, वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में चला जाता है और लीवर उसको किडनी में फेंक देता है। और किडनी का काम है उसको बैलेंसिंग करना। हमें जितना चाहिए उतना रख लेता है, नहीं चाहिए तो फिर यूरिन बना के वो निकाल देता है। ठीक है? तो यूरिन, पेशाब बना के वो निकाला। पेशाब बनाने के लिए पानी भी चाहिए, और अतिरिक्त जैसे अगर आपने केमिकल चीजें बहुत कम खाया तो आपको पेशाब अच्छा साफ भी रहेगा, गंद भी कम करेगा और पेशाब भी कम होगा। ठीक है? अगर आप केमिकल चीजें ज्यादा खाएंगे तो यूरिन ज्यादा बनेगा, उससे इससे जिससे आपको पानी भी ज्यादा पीना पड़ेगा जिसके लिए। सो ब्लड को फिल्टर करके ब्लड को प्योर कर देता है, फिल्टर करके अच्छा बना लेता है। फिर वो फिल्टर ब्लड है हार्ट में चला जाता है, फिर हार्ट उसको बॉडी में फेंक देता है। ठीक है? तो वो ब्लड में जितने भी केमिकल कंपाउंड थे, जो ड्रग्स थे, जो स्मोक जो खाते हैं, या फिर कुछ भी केमिकल चीजें, आजकल तो बहुत सारे केमिकल आ गया, प्रिजर्वेटिव केमिकल्स आ गया। जैसे हम पैकेट के भोजन करते हैं जिसमें बहुत सारे केमिकल रहता है, तो वो सारे केमिकल कहाँ से निकलता है? पेशाब से निकलता है। इसलिए पेशाब का दुर्गंध आता है। पेशाब इतना दुर्गंध क्यों करता है? क्योंकि उसमें केमिकल कंपाउंड रहता है, यूरिया, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सारी चीजें जो है यूरिन में रहता है ना? स्टूल क्या है? मल है। मल माने खाद बनता है। जहां पे हम लोग स्टूल करते हैं वहां पे पेड़ उगता है, क्योंकि वो खाद का काम करता है। जहां पे हम पेशाब करते हैं वहां पे जल जाता है, क्योंकि वहां पे केमिकल होता है। केमिकल तो जला देता है, दुर्गंध भी करता है और जला भी देता है। सो ये बॉडी मेन मेजर ऑर्गन फंक्शन हो गया। लंग्स का फंक्शंस क्या है, हार्ट का फंक्शंस क्या है, ये इसको समझना जरूरी है। स्टोमैक का फंक्शंस क्या है, इंटेस्टाइन, लीवर एंड किडनी, ये समझ में आ गया। चलिए, आज का कोर्स यहीं पे खत्म होता है, आज का टॉपिक। ठीक है? तो आज का जो टास्क है, मैं आपको टास्क दे रहा हूँ क्योंकि 1 घंटा तक पूरा हो गया। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोषण अभियान? ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रिपेयर करना है कि पोषण अभियान का जो क्या था, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या था, जो गवर्नमेंट ने चलाया था पोषण अभियान यानी नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इसका मेन उद्देश्य क्या था, ये आपको प्रिपेयर करना है। फुल फॉर्म ऑफ आईसीएमआर एंड नीड, इसको आपको नोट डाउन करना है। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, आप खुद से प्रिपेयर करें, ये सबमिट करने का जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर का क्या काम है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है। उसी तरह से फूड जर्नी जो है उसका 5 स्टेजेस क्या क्या है, इसको याद रखना है। ठीक है? तो आज का सेशन इतना ही। जो लोग लेट आए हैं उनको मैं बोलता हूँ पीडीएफ भेज दिया जाएगा ग्रुप में, आप लोग पीडीएफ से जान लें। ठीक है? अगर अगर जरूरत पड़े तो मैं आपको 1 दिन के लिए रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ, जो लोग लेट से आए उनके लिए खाली। ठीक है? अगर कंफ्यूजन हो तभी 1 दिन के लिए, वो 1 दिन का वैलिड रहेगा, तो शाम तक में आपको मिल जाएगा। क्योंकि लैपटॉप से ना थोड़ा ये है, नेट नेट का प्रॉब्लम है मेरा यहाँ, डेटा बहुत महंगा हो गया, वाईफाई है नहीं, तो इसको मैं सेव करना ही कठिन हो गया। चलिए, आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। हाँ? तो आज हमने क्या पढ़ा, कोर्स के अबाउट, ऑल अबाउट द कोर्स, कोर्स के बारे में डिटेल्स में हमने जाना, क्यों कोर्स करना जरूरी है, और कोर्स में हमें क्या क्या सीखने वाले हैं, और कोर्स के अंदर में आप लोगों को क्यों करना जरूरी है, और कोर्स करने के बाद आपको फायदा क्या होने वाला है फाइनेंशियली, और सभी चीजें ये हमने जाना, और न्यूट्रिशन के बारे में हमने आज जाना। ठीक है? अब कल हम सीखेंगे व्हाई डू वी ईट फूड, खाना क्यों खाना चाहिए,
क्योंकि हम नेशनल प्रोग्राम करेंगे तो भोजन के ऊपर ही, डाइट के ऊपर ही ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि डाइट ही सबसे बड़ा रीजन है बीमारी का। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में, डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये सारे चैप्टर आपको आने वाले हैं आने वाले दिनों में। सो थैंक यू वेरी मच। टाइम एग्जैक्टली हमारा 1 घंटा का सेशन आज खत्म होता है। तो आप लोग अंत तक बने रहिए, और जो लोग लेट से आए हैं, जैसे कोई कौन लोग लेट से आए थे, थोड़ा मुझे मैसेज भेजिए। तो क्योंकि 2-3 लोग थे, जैसे राजू सर लेट से आए, और अजय मुंडा सर भी शायद लेट से आए, राजीव टोको सर वो भी लेट से आए, पूनम बेहंदा हमारे, और एक जन कहाँ गया, अच्छा सुमित्रा मैम है। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20, टोटल 20। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोग जो भी मैंने टास्क दिया, क्वेश्चन दिया, इसका पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, वहां से आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। जो जो मैंने आपको बताया याद रखने के लिए, वो चीज आपको याद रखना जरूरी है। बाकी चीजें